अर्ज किया है कि दांव पर सब कुछ लगा है, दांव पर सब कुछ लगा है, अब हम रुक नहीं सकते। दांव पर सब कुछ लगा है, अब हम रुक नहीं सकते और टूट सकते हैं मगर हम झुक नहीं सकते। जी हां दोस्तों, अब रुकने का टाइम नहीं है, झुकने का टाइम नहीं है। क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम्स बहुत नजदीक हैं और बार बार लगातार मेहनत से आगे बढ़ने का टाइम है। तो यार आज का ये सेशन एक वन शॉट लेक्चर है फॉर क्लास 12 इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 9। जी हाँ दोस्तों, चैप्टर नंबर 9 ये इकोनॉमिक्स का महत्वपूर्ण चैप्टर है, 8 मार्क के लिए बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। और आज इस वन शॉट लेक्चर के जरिए हम 5 इंपॉर्टेंट आंसर्स करने वाले हैं इस चैप्टर के, जो आपको मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट की गहराई तक लेके जाएगा और हर टाइप का क्वेश्चन जो भी इस चैप्टर से आ सकता है वो क्रैक करने में आपकी मदद करेगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां पे आपको लगातार ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। साथ ही साथ हमारी डिजिटल फैमिली से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल है हमारा स्काई एजुकेशन ऑफिशियल और इस चैनल पर 30,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ जाइए। यहाँ पर डेली पीडीएफ नोट्स, रिसोर्सेस और वीडियो नोटिफिकेशंस अलग अलग सब्जेक्ट्स के आते रहते हैं और इससे आपका बहुत हेल्प होने वाला है। तो जरूर प्यार बरकरार रखिए। हम चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 9 दैट इज मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, आज का अपना पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ये एपेक्स इंस्टीट्यूशन है, एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो देश की आर्थिक व्यवस्था को चलाती, और इसीलिए रिजर्व बैंक के फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट। मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट की गहराई में जाने से पहले हमें समझना होगा कि रिजर्व बैंक का काम क्या है, और इसी को याद रखने के लिए अपना शॉर्ट कोड है सीबीआई प्रो। क्या सीबीआई प्रो? क्या सीबीआई प्रो? क्वेश्चन का नाम है फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और आंसर का नाम सीबीआई प्रो। आंसर का नाम सीबीआई प्रो। आंसर का नाम सीबीआई प्रो। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कि आरबीआई ये एपेक्स इंस्टीट्यूट तो है। आप देख सकते हैं दैट एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड हैज सेंट्रल बैंक व्हिच इज एट द एपेक्स ऑफ द बैंकिंग सिस्टम. It is entrusted with the responsibility of regulating money market in the country. यानी रिजर्व बैंक के ऊपर ही पूरी जिम्मेदारी है कि यार मनी मार्केट को वो चलाएगी अपने कंट्रोल के अंडर रखते हुए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द सेंट्रल बैंक ऑफ अवर कंट्री। हर देश में एक सेंट्रल बैंक होती है और अपने देश में सेंट्रल बैंक का नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है और यही सारा मनी सर्कुलेशन को कंट्रोल करती है। चलिए फटाफट से देखते हैं कुछ फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सीबीआई प्रो शॉर्ट कोड के जरिए आप इसे याद रख सकते हैं। सबसे पहला आपको याद रखना है, देयर आर 3 C's इन दिस। सीबीआई प्रो में 3 C: कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ डेटा। 3 C। कितने C? 3 C। कितने C? 3 C। कितने C? 3 C। पहला C है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। दोस्तों याद रखिए कि ये जो अपनी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना, ये कस्टोडियन है, सिक्योरिटी गार्ड की तरह। यार फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, बाहर का पैसा जो है ना, इसको कस्टडी में रखती है और पूरा देखरेख करती है। ये यार हम अक्सर न्यूज में देखते रहते हैं ना कि रुपए के मुकाबले डॉलर इतना बढ़ गया, डॉलर के मुकाबले रुपया गिरा, रुपए का भाव कम हो गया। ये मेंटेनेंस, ये स्टेबिलिटी कौन करता है? तो ये स्टेबिलिटी भी आरबीआई ही करवाती है। आरबीआई एक्ट्स एज अ कस्टोडियन ऑफ द कंट्रीज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। इट हैज टू मेंटेन द ऑफिशियल रेट ऑफ एक्सचेंज। ऑफिशियल रेट ऑफ एक्सचेंज मेंटेन करती है कि यार $1 $80। समझ में आ रहा है? इस तरह से दोस्तों आपको समझना है कि यार बहुत ही $1 ₹80 का अब हो चुका है, यही आजकल का रेट चल रहा है। तो इस हिसाब से हमारे रुपए की कीमत थोड़ी घटते जा रही है, डॉलर बढ़ते जा रहा है। ये सारा मेंटेनेंस आरबीआई ही करता है बिकॉज इट इज द कस्टोडियन एज वेल एज इंश्योर इट्स स्टेबिलिटी। आरबीआई आल्सो अंडरटेक्स टू बाय एंड सेल द करेंसीज ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का ये एक इंपॉर्टेंट घटक है और इसीलिए सभी मेंबर नेशंस की करेंसी खरीदना, बेचना, बाय और सेल करना, ये भी आरबीआई का काम है। चलिए बढ़ते हैं आगे दोस्तों। सीबीआई प्रो में सी से आता है कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब सिर्फ उधार नहीं होता। इकोनॉमिक्स की भाषा में अगर देखें तो क्रेडिट क्रिएशन यानी सर्कुलेशन ऑफ मनी। और अपने देश में आर्थिक स्थिति को संभालने वाली बैंक कौन सी है? आरबीआई है। एपेक्स इंस्टीट्यूशन है, टॉप मोस्ट बैंक है, बराबर की नहीं? और इसीलिए आरबीआई इज द कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। मतलब क्या है? तो आरबीआई जो है ये पूरी तरह से
संचालित करता है, बैंकों को बताते रहता है, रूल्स एंड रेगुलेशन समझाते हुए अलग अलग रेशियोज, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, अलग अलग टर्म्स जो है वो कंट्रोल करने का काम करता है। आपने देखा ही होगा मॉनेटाइजेशन जब हुआ था, डीमोनेटाइजेशन, तो डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे भी हर बैंक ने विड्रॉवल की लिमिट सेट कर दी थी कि यार एक दिन में आप इतना ही पैसा निकाल सकते हैं, एक दिन में आप इतना ही पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये सब लिमिट्स कौन उनको देता है? आरबीआई ही देती है। इसीलिए आरबीआई को कहते हैं कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। एज अ सुप्रीम बैंकिंग अथॉरिटी ऑफ द कंट्री, आरबीआई हैज द पावर टू इन्फ्लुएंस द वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट क्रिएटेड बाय द कमर्शियल बैंक। यानी यार बैंकों को समझाती है ना ये कि कितना लोन देना है, कितना पैसा बाहर जाना चाहिए, कितना आना चाहिए, उससे रिलेटेड गाइडलाइंस भी आरबीआई देती है। इट ऑल्सो मॉनिटर्स द पर्पस और यूज ऑफ क्रेडिट, क्वांटिटेटिव मेथड्स सच एज बैंक रेट, open market operations, variable reserve ratio such as cash reserve ratio, statutory liquid ratio, ये अलग अलग रेशियोज हैं जो टाइम टू टाइम आरबीआई जो है अपग्रेड करते रहती है और आरबीआई कमर्शियल बैंकों को बताते रहती है कि ये आपको हमारे साथ मेंटेन रखना है टू कंट्रोल द वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट क्रिएटेड। क्वालिटेटिव मेथड्स ऑफ सच एज फिक्सिंग मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, क्रेडिट रेशनिंग, मॉरल सुएजन यानी बैंकों को प्रोत्साहित करना कि और अच्छे से मनी सर्कुलेशन हो, क्रेडिट क्रिएशन हो, ये काम भी आरबीआई ही करती है। तो दो सी भाई, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। तीसरा सी है बहुत ही सिंपल सा, कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ डेटा। देश की आर्थिक परिस्थिति है कैसी, टाइम टू टाइम जनता को पता होना चाहिए और इसके लिए आरबीआई कलेक्ट करती है, पब्लिश करती है, कलेक्ट करती है, पब्लिश करती है। डेटा को कलेक्ट करना और पब्लिश करना स्टैटिस्टिकली, फाइनेंशियली, ये आरबीआई का काम है। आरबीआई कलेक्ट्स एंड कंपाइल स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। 3C बनता है। कितने सी? 3C भाई। सबसे पहला कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, दूसरा कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट और तीसरा है कंपाइलेशन ऑफ डेटा। इस तरह से 3C हमने कर लिए। सीबीआई प्रो अपना आंसर है। बी से 2B, बी से 2B, बी से 2B। बैंकर टू द गवर्नमेंट, बैंकर्स बैंक। क्या? बैंकर टू द गवर्नमेंट, बैंकर्स बैंक। क्या? बैंकर टू द गवर्नमेंट, बैंकर्स बैंक। याद रखना है आरबीआई जो है ये सरकार की बैंक है, टाइम टू टाइम एडवाइस करती है, गाइड करती है, सरकार के बदले बिहाफ पे पेमेंट करती है, पेमेंट रिसीव करती है आरबीआई। और इसीलिए आपको याद रखना है दोस्तों, आपको याद रखना है दोस्तों कि आरबीआई बैंकर टू द गवर्नमेंट है, साथ ही साथ आरबीआई बैंकर्स बैंक भी है। बैंकर्स बैंक मतलब क्या? जो हमारी कमर्शियल बैंक है ना, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, देना बैंक, लेना बैंक, जिनसे हम लोग डील करते हैं, उनसे आरबीआई डील करती है। उनका रेशियो मेंटेन रहता है। वो लोग कुछ पैसा जमा करते हैं आरबीआई के पास, जिस तरह से हम बैंकों के पास जमा करते हैं। तो आरबीआई इज बैंकर्स बैंक ऑल्सो, और इसीलिए तो कंट्रोल करती है ना क्रेडिट को। सारा गाइडलाइंस तो उसी का फॉलो किया जाता है। और इसीलिए याद यही रखना है आपको कि आरबीआई एक्ट्स एज बैंकर, एजेंट एंड एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट, और आरबीआई एक्सरसाइजेस स्टैट्यूटरी कंट्रोल ओवर कमर्शियल बैंक। ये दो लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो सरकार की एडवाइजर है, इसीलिए सरकार के बिहाफ पे सारा लेन देन करती है, और कमर्शियल बैंक्स का कंट्रोल उसके हाथ में है, इसलिए उन्हें भी वो गाइड करते रहती है। तो 2B यहां पर हमने कर लिए दोस्तों। सीबीआई में हम पढ़ रहे हैं फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 3C हमने किया, और अब 2B बैंकर टू द गवर्नमेंट, बैंकर्स बैंक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आई से आता है इशू ऑफ करेंसी नोट्स। इशू ऑफ करेंसी नोट तो भैया मोनोपोली है, देश में और कोई करेंसी प्रिंट ही नहीं कर सकता, ना ही इशू कर सकता है। और ये पूरी मोनोपोली किसके हाथ में? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हाथ में है। इशू ऑफ करेंसी नोट्स, आरबीआई हैज द सोल राइट टू इशू करेंसी नोट्स ऑफ ऑल डिनोमिनेशंस except 1 rupee note and coins as per the minimum reserve system of 1957. RBI is required to maintain minimum gold and foreign exchange reserve। तो ये रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसके तहत आरबीआई को मेंटेन करना पड़ता है एक रेशियो कैश का और गोल्ड का, और वही यहां पर बताया गया। उसी के आधार पर वो बाकी के इशू करती है करेंसी नोट्स अलग अलग बैंकों को। दोस्तों इसके अलावा सीबीआई प्रो के अंदर आपको यहां पर पॉइंट मिलेंगे। प्रो के अंदर प्रमोशनल एंड डेवलपमेंटल फंक्शन, और ओ से अदर फंक्शन। दोस्तों याद रखिए, आरबीआई क्योंकि फाइनेंशियल सिस्टम की करता धरता है, सबसे एपेक्स इंस्टीट्यूट है, आरबीआई के ऊपर जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी काहे की? देश की तरक्की, डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ की। और दोस्तों इसीलिए आपको याद रखना है कि सिडबी, नाबार्ड जैसी संस्थाओं को भी आरबीआई ने बनाया, ताकि वेरियस एग्रीकल्चरल लेवल पर, इंडस्ट्रियल लेवल पर, स्मॉल एंड माइक्रो मैनेजमेंट में हेल्प मिल सके। और इसीलिए आरबीआई ने ये डेवलपमेंटल या प्रमोशनल एक्टिविटीज को
किया। दोस्तों इसके अलावा अदर फंक्शंस में बात करें तो यार क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी भी आरबीआई प्रोवाइड करती है। अलग अलग बैंकों के सेटलमेंट्स होते हैं, एक बैंक को दूसरे बैंक से लेना है, तीसरे बैंक को चौथे बैंक से लेना है पैसा, जो चेक्स हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, इनका क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी भी आरबीआई प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ अगर कोई बैंक एक्सपीरियंस कर रही है फाइनेंशियल डिफिकल्टी, तो उस बैंक की फाइनेंशियल डिफिकल्टी से उसे बाहर निकालने के लिए भी आरबीआई हेल्प करती है। ये आपको आंसर आ सकता है अग्री डिसएग्री में, गिव रीजंस में, दैट आरबीआई एक्ट्स एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का मतलब होता है कि यार आखिरी मोमेंट पे कोई कर्जा देने वाला है बैंकों को, तो वो आरबीआई ही है और वही मदद रूप साबित होती है। तो यहाँ पे हमने सीबीआई प्रो के माध्यम से क्या पढ़ा दोस्तों, फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आंसर का नाम सीबीआई प्रो, आंख बंद करके जरा ट्राई करना मेरे साथ। 3 सी है बॉस, कौन से हैं, कस्टडी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। इसके अलावा दूसरा सी जो है दोस्तों बहुत ही सिंपल सा है, क्या है दूसरा सी, तो याद रखना है आपको कि दूसरे सी में हमने पढ़ा है, याद रखिए, इट इज कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। क्या है, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। इसके अलावा सी से क्या है दोस्तों, कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ डेटा। बी कितने हैं, 2 हैं, बैंकर्स बैंक, बैंकर्स टू गवर्नमेंट, सरकार की भी बैंक है और बैंकों की भी बैंक है। आई से इश्यू ऑफ करेंसी नोट्स। सीबीआई प्रो के अंदर प्रमोशनल एंड डेवलपमेंटल फंक्शन और ओ से अदर फंक्शंस है। तो इस तरह से आसानी से पहला आंसर यहां पर हमने कवर किया। मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट हम पढ़ रहे हैं दोस्तों। इस चैप्टर का पहला इंपॉर्टेंट आंसर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फंक्शंस। चलिए फटाफट से इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं दोस्तों। सीबीआई प्रो के बाद हमारा अगला क्वेश्चन है इस चैप्टर की जड़ के ऊपर, एक्सप्लेन रोल ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया। दोस्तों मनी मार्केट ये बहुत अहम मार्केट है, बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट है। दोस्तों याद रखिए, मनी मार्केट यानी कोई ऐसा मार्केट नहीं है जहां पे जोर जोर से लोग ठेला लगा के पैसे का चिल्ला रहे हैं, पैसा ले लो, करोड़ ले लो, लाख ले लो, ऐसा नहीं। मनी मार्केट में ट्रेडिंग होती है, बाइंग एंड सेलिंग होती है ऑफ मॉनिटरी इंस्ट्रूमेंट्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, और इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का लेन देन यहां पर किया जाता है। मैं आपको ओवरव्यू दूं तो याद रखिए, मनी मार्केट शॉर्ट टर्म फंड्स, कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म फंड्स। मनी मार्केट शॉर्ट टर्म फंड्स, कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म फंड्स। मनी मार्केट शॉर्ट टर्म फंड्स, कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म फंड्स। याद ये रखना है आपको कि जब आपको 1 साल या उसके अंदर का लिक्विडिटी चाहिए तो आप मनी मार्केट में जाते हैं, लेकिन 1 साल से ज्यादा टर्म है, पीरियड है जहां पर आपको पैसे की जरूरत है, तो आप कैपिटल मार्केट में जाते हैं। और इससे साबित हो जाता है दोस्तों क्या एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट है। दोस्तों हमने कई फिल्मों में भी ये सुना है कि यार ये मार्केट जो है ना एक ऐसा मार्केट है जो देश के पैसों की प्यास बुझाता है, और इसीलिए मनी मार्केट जो है ये बहुत अहम फाइनेंशियल सिस्टम का हिस्सा है। दोस्तों याद रखिए, आंसर का नाम है फ्लिप से ग्रोथ। क्या, फ्लिप से ग्रोथ। क्या, फ्लिप से ग्रोथ। क्या, फ्लिप से ग्रोथ। यहां मनी मार्केट दारोमदार है, दारोमदार है कि वो अपने देश को प्रगतिशील बनाए, और इसीलिए फ्लिप से ग्रोथ। क्या याद रखोगे, फ्लिप से ग्रोथ। क्या है ये फ्लिप से ग्रोथ, तो सबसे पहला एफ फॉर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। क्या, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। क्या, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। याद यही रखना है दोस्तों कि यार बहुत ही सिंपल सी बात है, सरकार को भी तो कई बार पैसों की जरूरत पड़ती है, रेगुलर रूटीन खर्चों के लिए जरूरत पड़ती है, और सरकार के शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स को कौन पूरा करता है, मनी मार्केट पूरा करता है। मनी मार्केट हेल्प्स द गवर्नमेंट टू फुलफिल इट्स शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स। जो सरकार के खजाने के ट्रेजरी बिल्स होते हैं, वो तिजोरी के पैसों से, वो ट्रेजरी बिल से पैसे का लेन देन सरकार कर पाती है मनी मार्केट के जरिए। इसके अलावा दोस्तों एफ के बाद आता है एल, लिक्विडिटी मैनेजमेंट। मनी मार्केट बहुत आसानी से लिक्विडिटी भी प्रोवाइड करता है, और इसी को लिक्विडिटी मैनेजमेंट कहते हैं। जिनको नहीं समझ में आ रहा है याद रखिए, पैसा नहीं पैसे के जैसा, पैसा नहीं पैसे के जैसा, पैसा नहीं पैसे के जैसा। यहां पर याद रखिए गोल्ड। आप सोना लेके कहीं पे जाएंगे, सोने के बदले में आपको पैसा मिल जाएगा। आप आपकी बाइक लेके जाएंगे, दुकान वाले को बोलेंगे भाई बाइक ले ले, पैसे की जरूरत है पैसा दे दे, वो पैसे दे देगा, क्योंकि वो पैसे के जैसी चीज है, वैल्यूएबल चीज है। लिक्विडिटी यानी कन्वर्जन इनटू मनी, और वहां पर जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो भी पैसे के जैसे हैं। याद रखिए, यही डायनामिक मार्केट मनी मार्केट है जो आपको लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। इट फैसिलिटेट्स बेटर मैनेजमेंट ऑफ लिक्विडिटी एंड मनी इन द इकोनॉमी बाय द मॉनेटरी अथॉरिटीज। दिस इन टर्न लीड्स टू इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। यानी तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है, और
इसका पूरा जिम्मा जो है मनी मार्केट के ऊपर ही जाता है। याद रखिए हम पढ़ रहे हैं रोल ऑफ मनी मार्केट, आंसर का नाम फ्लिप से ग्रोथ। क्या? फ्लिप से ग्रोथ। एफ से फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, एल से लिक्विडिटी मैनेजमेंट, आई से आता है इंप्लीमेंटेशन ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी। आई से क्या है? इंप्लीमेंटेशन ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी, यानी सरकार की, आरबीआई की जो योजनाएं हैं अलग अलग, उसे इंप्लीमेंट करने में भी मनी मार्केट का बहुत गहरा रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मॉनिटरी पॉलिसी इज इंप्लीमेंटेड बाय द सेंट्रल बैंक, यानी आरबीआई ही इंप्लीमेंट करती है, लेकिन वो देखती है कि मनी मार्केट में पैसा है कि नहीं, कैसा चल रहा है। इट एम्स एट मैनेजिंग द क्वांटिटी ऑफ मनी इन ऑर्डर टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स इन द इकोनॉमी एंड टू इंक्रीज द पेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अ वेल डेवलप्ड मनी मार्केट, अगर आपका मनी मार्केट डेवलप्ड है तो इट एंश्योर्स सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी। जो पॉलिसी आरबीआई लेके आई है वो सक्सेसफुल कब होगी? जब मनी मार्केट स्मूथली और सक्सेसफुली चल रहा है। अगर मनी मार्केट ही ठन ठन गोपाल है तो फिर भैया कुछ भी नहीं हो सकता। याद रखिए फ्लिप पढ़ रहे हैं हम, फ्लिप से ग्रोथ में एफ से फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, एल से लिक्विडिटी मैनेजमेंट, आई से इंप्लीमेंटेशन ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पी से आता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पी से क्या आता है? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। हर एक का पोर्टफोलियो बनता है दोस्तों। आजकल तो नए नए ऐप्स आ गए हैं, अपस्टॉक्स है, जीरोधा है, ग्रो है, ये सारे ऐप्स के ऊपर हम लोग शेयर्स का लेन देन करते हैं। जब हम लोग ये लेन देन कर रहे हैं तो हमारा भी एक पोर्टफोलियो बनता है कि कौन सा शेयर्स अपने पास है, उसका एक पोर्टफोलियो बन जाता है। ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का काम मनी मार्केट में भी होता है बहुत बढ़िया तरीके से, कि आपके पास कौन से एसेट्स लायबिलिटीज हैं, कितना कैपिटल है, कितनी सेविंग्स है, कितना आपने बोरो किया हुआ है, ये सारा कच्चा चिट्ठा पोर्टफोलियो बनाने में मदद करता है। और दिस एनेबल्स द इन्वेस्टर्स टू होल्ड अ पोर्टफोलियो ऑफ डिफरेंट एसेट्स which in turn helps in minimizing risk and maximizing returns। इसके जरिए रिटर्न्स लाना आसान हो जाता है, पॉसिबल हो जाता है। दैट इज व्हाट इज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो फ्लिप आपको समझा होगा, उम्मीद करता हूं। फ्लिप से ग्रोथ में एस ई से क्या है? तो एस से है शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि मनी मार्केट होता क्या है। तो मनी मार्केट शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है। क्या करता है? शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है। क्या करता है? शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है। और दूसरी तरफ याद रखिए दोस्तों, इक्विलिब्रेटिंग मैकेनिज्म, ये शब्द का मतलब समझिए, इक्विलिब्रेटिंग। इक्विलिब्रेटिंग मतलब यार सिंपल सी बात है, कुछ पैसा सेविंग करके आपने रखा है, वो आइडियल पड़ा हुआ है, ऐसे ही पड़ा पड़ा सड़ जाएगा। मनी मार्केट क्या करता है? उस आइडियल पड़े हुए पैसे को इन्वेस्ट करता है, उसको ग्रो करता है। हम सबने सुना है म्यूचुअल फंड सही है, वो जो आइडियल पैसा पड़ा है ना, उसको कहीं लगा करके उसको ग्रो करने की कोशिश मनी मार्केट करता है। इसी को कहते हैं इक्विलिब्रेटिंग, यानी बैलेंसिंग मैकेनिज्म। दोस्तों जो भी रिसोर्सेज है उन्हें प्रॉपर एलोकेट करना, सेविंग्स को मोबिलाइज करना, यानी एक जगह पड़ी हुई है उसको मोबिलाइज करना इनटू इन्वेस्टमेंट चैनल्स। मनी मार्केट हेल्प्स टू एस्टैब्लिश इक्विलिब्रियम बिटवीन डिमांड फॉर एंड सप्लाई। यानी लोगों को लोन चाहिए, लोन आएगा कहां से? जो सेविंग्स पड़ी है वहीं से तो आएगा। तो जो सेविंग्स ऐसी ही पड़ी हुई है उनको लोन देने में यूज करो और उनसे ब्याज लो। तो इस तरह से सर्कल साइकिल जो है वो मॉनिटरी चलेगा और अच्छे से चलेगा। फ्लिप से ग्रोथ के अंदर दोस्तों अगला ई है इकोनॉमाइजेस द यूज ऑफ कैश। याद रखिए दोस्तों, यहां पर आज की तारीख में डिजिटलाइजेशन इतना हुआ है कि मनी मार्केट बहुत अच्छे से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में डील कर रहे हैं, और इससे ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है दे आर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स ऑफ मनी। पैसे के जैसा कैसा? पैसे के जैसा कैसा? पैसे के जैसा है ना। गोल्ड पैसे के जैसा है, ट्रेजरी बिल उसके बदले में पैसा मिलेगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है ना। समवेयर और द अदर दोस्तों ये एक्चुअल मनी नहीं है, लेकिन इसके वजह से पैसे का लेन देन हो रहा है। इसी को कहते हैं इकोनॉमाइजेस द यूज ऑफ कैश, दस इट इकोनॉमाइजेस द यूज। मनी मार्केट की वजह से सहायता मिलती है, ज्यादा पैसा यूज किए बिना इन बिल्स को, इन ट्रेजरी बिल्स को, इन इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करके पैसे का लेन देन किया जाता है। दैट इज व्हाट इकोनॉमाइजेस द यूज ऑफ कैश। आखिर में दोस्तों फ्लिप से ग्रोथ में जी से आता है ग्रोथ ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड ट्रेड। ग्रोथ ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री, ट्रेड में याद रखिए मनी मार्केट फैसिलिटेट्स डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज टू लोकल एंड इंटरनेशनल ट्रेडर्स हु आर इन अर्जेंट नीड ऑफ शॉर्ट टर्म फंड्स। इट आल्सो प्रोवाइड्स वर्किंग कैपिटल फॉर एग्रीकल्चर एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। यानी यार कहीं ना कहीं जब मनी मार्केट ग्रो करता है ना, तो उसके साथ साथ देश का कॉमर्स, देश का व्यापार, देश का ट्रेड भी ग्रो करता है और अलग अलग क्षेत्रों का विकास हो पाता है। तो यहां पर दोस्तों हमने एक आसान सा आंसर पढ़ लिया,
रोल ऑफ मनी मार्केट, आंसर का नाम फ्लिप से ग्रोथ, आंसर का नाम फ्लिप से ग्रोथ। एफ से क्या पढ़ा अपन ने भाई, एफ से अपन ने पढ़ा सिंपल सा पॉइंट, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट। एल से लिक्विडिटी मैनेजमेंट, आई से इंप्लीमेंटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, पी से पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। फ्लिप हो गया। फ्लिप से ग्रोथ में याद रखना है शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स ऑफ बोरोवर, ई से इक्विलिब्रेटिंग मैकेनिज्म और ई से इकोनॉमाइजेस द यूज ऑफ कैश। फ्लिप से ग्रोथ, ग्रोथ बोले तो ग्रोथ ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड ट्रेड। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये कॉमन सा आंसर, सिंपल सा आंसर, अच्छा सा आंसर समझा होगा। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 9, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट इन इंडिया। और दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर और कई बार एग्जाम में 8 मार्क के लिए आता है और इसके रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं टोटल 5 क्वेश्चन अगर आप पढ़ लें तो आपको बहुत आसानी मिलेगी इस चैप्टर को क्रैक करने में। ये चैप्टर छोड़ना किसी को भी नहीं है, ये चैप्टर करना ही है और इसलिए चैप्टर नंबर 9 में आपको ये 5 क्वेश्चन से अगर पूरा चैप्टर आ जाता है तो क्या ही खराब है। और चलिए अब फटाफट से 2 क्वेश्चन हमने किए, अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फंक्शन किया और हमने मनी मार्केट का रोल भी कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यार हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, पहला पहलू हमने देखा, अच्छा तो अब दूसरा भी देखना पड़ेगा। यहां पे आते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया। जी हाँ, प्रॉब्लम्स ऑफ मनी मार्केट याद रखना है, DSL, DSL क्या, DSL यानी कुछ अच्छा है तो कुछ बुरा भी है। याद रखिए यार DSL के अंदर हमें सिंपल से प्रॉब्लम समझने हैं कि मनी मार्केट एग्जैक्टली क्या फेस कर रहा है। DSL क्या, DSL 2D 2S 2L, 2D 2S 2L। यार मस्त 6 पॉइंट का आंसर है, प्रॉब्लम्स ऑफ मनी मार्केट। पहला पॉइंट आपको दिखेगा ड्यूअल स्ट्रक्चर ऑफ मनी मार्केट, दूसरा डिले इन टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। हम कमियां निकाल रहे हैं ना, अब शादी में आते हैं लोग, खाना खाते हैं अच्छा अच्छा और फिर कमियां निकालते हैं, बस वैसी कमियां निकालनी है। स्टार्टिंग में अपन ने तारीफ किया मनी मार्केट तो बहुत अच्छा है, इकोनॉमाइज करता है यूज ऑफ कैश को, बढ़िया है एकदम, लेकिन अब अपन कमियां निकालने वाले हैं। पहली कमी क्या है कि इट हैज ड्यूअल स्ट्रक्चर। मनी मार्केट 2 तरीके का, टेक्स्ट बुक में फोटो भी दिया है। क्या बोलता है, एक ऑर्गेनाइज सेक्टर है और एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। ऑर्गेनाइज सेक्टर तो आरबीआई के अंडर है, लेकिन जो अनऑर्गेनाइज्ड है ना, लफड़ा उसी का है, वो आरबीआई के अंडर नहीं आता है और इसीलिए वहां कितना पैसा आ रहा है, वहां से कितना पैसा जा रहा है, इसका कोई एस्टिमेट नहीं है। इट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ आरबीआई एंड दैट इज व्हाई माय डियर स्टूडेंट्स याद रखिए, डी से ड्यूअल स्ट्रक्चर ऑफ मनी मार्केट एंड डी से डिलेज इन टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। याद रखिए कि यार कहीं ना कहीं ड्यूअल स्ट्रक्चर होने की वजह से ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर तो अच्छा है, लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में बहुत प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं। दूसरी तरफ डिलेज इन टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन में याद यही रखना है दैट टेक्नोलॉजी अपग्रेड नहीं हो पा रही है और होती भी है तो बहुत लेट सेट होती है और इसके वजह से देयर इज नो ईज प्रोवाइडेड टू द पीपल विच आर यूजिंग द मनी मार्केट। याद रखिए यूज ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, यूज ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी इज अ प्री रिक्विजिट फॉर द डेवलपमेंट एंड स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। मतलब होना चाहिए, लेकिन इसमें डिले होता रहता है और अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं होने की वजह से इट हैम्पर्स द वर्किंग ऑफ मनी मार्केट। तो 2D समझा क्या, अपन क्या पढ़ रहे, DSL क्या पढ़ रहे, DSL क्या पढ़ रहे, DSL क्या पढ़ रहे, DSL पढ़ रहे हैं, 2D 2S 2L। पहला 2D अपन ने पढ़ लिया, तो ड्यूअल स्ट्रक्चर है और दूसरा क्या है, दूसरा है डिले इन टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। बढ़ते हैं फटाफट से आगे दोस्तों। अगला जो है वो है एस से शॉर्टेज ऑफ फंड और सीजनल फ्लक्चुएशन। अब हम आते ही फंड के लिए हैं, मनी मार्केट में आते हैं शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए, लेकिन अगर फंड ही अवेलेबल नहीं है तो प्रॉब्लम तो है ना। फंड अवेलेबल होना बहुत जरूरी है, लेकिन कई बार क्योंकि मनी मार्केट जो है यहाँ पर फंड्स बहुत कम आते हैं, सेविंग्स के ऊपर बेस्ड है ना, अगर सेविंग ही लोग कम करेंगे तो फंड आएगा कहां से। तो समटाइम्स द मनी मार्केट फेसेस शॉर्टेज ऑफ फंड्स। याद रखिए दोस्तों, मनी मार्केट फेसेस शॉर्टेज ऑफ फंड्स ड्यू टू इनएडिक्वेट सेविंग्स, लो पर कैपिटा इनकम, पुअर बैंकिंग हैबिट्स। आज भी सब जगह पर बैंक्स पहुंची नहीं है, कई प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है और इसके वजह से, पुअर हैबिट की वजह से देयर इज शॉर्टेज ऑफ फंड्स। इसके अलावा दोस्तों शॉर्टेज ऑफ फंड्स के बाद दूसरा एस जो आता है निकल के, वो है सीजनल फ्लक्चुएशन। और सीजनल फ्लक्चुएशन में याद रखिए अपना देश जो है खेती प्रधान देश है, खेती बाड़ी के सीजन में तो यहां पर बहुत डिमांड होती है एग्रीकल्चरल सेक्टर से पैसे की, वो टाइम पे ये सीजन अच्छा चल रहा है,
लेकिन जैसे ही ऑफ सीजन आता है, दिवाली वाली खत्म हो जाती है, उसके बाद यहाँ पर धंधा डाउन रहता है और इसीलिए वो टाइम पे फंड्स की कमी भी महसूस होती है। डिमांड फॉर फंड्स वेरीज एज पर सीजन ड्यूरिंग द पीक सीजन फ्रॉम अक्टूबर टू जून। फाइनेंस इज रिक्वायर्ड ऑन अ लार्ज स्केल, तब ट्रेडिंग करना होता है, एग्रीकल्चर करना होता है, इन्वेस्टमेंट करना होता है। लेकिन कई बार फ्लक्चुएशन देखा जाता है दोस्तों मनी मार्केट में, जब देयर इज लैक ऑफ फंड्स अवेलेबल इन द मार्केट एंड दिस लीड्स टू सीजनल फ्लक्चुएशंस। यहां पर आपको याद रखना है कि यार डिमांड तो है लेकिन सप्लाई उतना नहीं है और इस वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हमें फेस करने पड़ जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं बात करूं 2L की, तो 2L के अंदर आपको यहां पर दिखाई देगा लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड लैक ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। ये जो ब्याज की दरें है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। हर इंस्टीट्यूट, हर फाइनेंशियल सेगमेंट, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है और इस अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से बहुत प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। डिमांड्स फॉर फंड वेरीज एज पर सीजन्स। कई बार कुछ जो है यूनिफॉर्म रेट है, अलग अलग एंटिटीज के, कमर्शियल बैंक्स के रेट्स अलग अलग हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स के अलग हैं, कुछ एनबीएफसीज हैं उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग है। आप देखिए ना, होम लोन सब एक रेट पे नहीं दे रहे, मोबाइल का लोन सबका अलग अलग है, समवेयर और दी अदर, बाइक लोन हो, कार लोन हो, सबके रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग हैं। ये यूनिफॉर्म ना होने की वजह से भी मनी मार्केट में बहुत फ्लक्चुएशंस देखने मिलते हैं। आखिर में लैक ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करें तो आज भी कई गांव ऐसे हैं जहां पर बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। बैंकिंग फैसिलिटीज इन द कंट्री आर स्टिल इनएडिक्वेट। आज भी कमियां हैं यहां पर और inaccessibility है to the vulnerable groups such as the weaker sections and the low income groups। आज भी कई रूरल पुअर हैं जो बैंकिंग सुविधाओं से जुड़े नहीं हैं और इसीलिए they are not included in the system and they are facing problems। तो यहां पर दोस्तों एक और आंसर अपन ने कंप्लीट किया। आंसर हमारा बहुत सिंपल था, प्रॉब्लम्स ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया। मनी मार्केट के प्रॉब्लम, आंसर का नाम DSL, आंसर का नाम DSL, आंसर का नाम DSL, आंसर का नाम DSL। 2D 2S 2L। पहले 2D क्या थे बॉस? ड्यूअल स्ट्रक्चर ऑफ मनी मार्केट, डिलेज इन टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। 2S क्या है बॉस? शॉर्टेज ऑफ फंड है और फिर क्या है? शॉर्टेज ऑफ फंड है और फिर क्या है? सीजनल फ्लक्चुएशन है। और 2L भी है, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन रेट ऑफ इंटरेस्ट और लैक ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखो दोस्तों, रोल ऑफ मनी मार्केट, प्रॉब्लम ऑफ मनी मार्केट, एक के आने का चांस तो होता ही है। साथ ही साथ अगला जो 2 अपन क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं वो भी बहुत काम का है, क्योंकि वहां अपन पढ़ने वाले हैं रोल ऑफ कैपिटल मार्केट और प्रॉब्लम्स ऑफ कैपिटल मार्केट। जी हाँ, चैप्टर कंप्लीट कैसे होता है? तो चैप्टर कंप्लीट होता है जब आप उसको पूरा ओवरव्यू ले लेते हैं। चैप्टर का नाम है मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। अब आपको मनी मार्केट तो थोड़ा थोड़ा समझ में आया इन 2 आंसर्स के जरिए। आपने रोल ऑफ मनी मार्केट भी पढ़ा है मेरे साथ और प्रॉब्लम्स भी पढ़े हैं, तो आप जब लिख कर इसकी प्रैक्टिस करेंगे मनी मार्केट आ जाएगा। अब अपन दूसरे हिस्से पे जाते हैं। चैप्टर के नाम का दूसरा हिस्सा है कैपिटल मार्केट। और मैंने जैसे शुरुआत में बताया, कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म फंड्स, कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म फंड्स, कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म फंड्स। म्हणजे जेव्हा तुम्हाला जास्त पैशांची गरज असते, जास्त टाइम्स पिरियड साठी तुम्हाला गरज असते पैशांची, तेव्हा तुम्ही कैपिटल मार्केट कडे जाता, कैपिटल मार्केटचे इंस्ट्रूमेंट्स परचेस सेल करता। आणि म्हणून कैपिटल मार्केट जो है ये लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए होता है। यहां पर शेयर्स डिबेंचर्स की बात होती है। यहां पर दोस्तों अब हम देखने जा रहे हैं हमारा अगला आंसर, दैट इज रोल ऑफ कैपिटल मार्केट इन इंडिया। आंसर जो है वो आसानी से याद करने के लिए अपना शॉर्ट कोड है मॉप IQ। आंसर का नाम मॉप IQ, आंसर का नाम मॉप IQ, आंसर का नाम मॉप IQ, आंसर का नाम मॉप IQ। M से मोबिलाइजेस लॉन्ग टर्म सेविंग्स। मोबिलाइजेस व्हाट? लॉन्ग टर्म सेविंग्स। यानी मैंने FD की 10 साल के लिए 5 लाख रुपए में बैंक में जमा करके आया। बैंक तो 5 लाख रुपए मेरी यूज कर सकती है कितने साल तक? 10 साल तक। ऐसा 10 साल तक वो पैसा पड़ा रहेगा, उससे अच्छा बैंक अलग अलग जगहों पे उसे इन्वेस्ट करेगी। दैट इज व्हाट इज मोबिलाइजिंग द लॉन्ग टर्म सेविंग्स। जो पैसा लॉन्ग टर्म के लिए सेव किया गया ना, उसे यूज करना इज कॉल्ड एज mobilizing long term savings, which is the function or role of capital market. There is an increasing demand for investment funds by industrial organization and government, but the availability of financial resources is insufficient. To meet this growing demand, हमने क्या किया है? कैपिटल मार्केट ने लॉन्ग टर्म सेविंग्स को अब इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया है। मॉप के अंदर M से मोबिलाइजेस लॉन्ग टर्म सेविंग, O से आता है ऑपरेशनल एफिशिएंसी।
यानी कहीं ना कहीं अब लोगों को सुविधाएं हैं, मोबाइल से ही ऑनलाइन ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, मोबाइल से ही कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स को परचेज सेल कर सकते हैं, एंड इसी में हेल्प करती है ऑपरेशनल एफिशिएंसी हासिल करने में। ट्रांजैक्शन का कॉस्ट कम कर दिया गया है, ट्रांजैक्शन को सिंप्लीफाई कर दिया गया है, और सेटलमेंट भी कम समय में हो जाता है इन परचेज एंड सेल ऑफ स्टॉक्स, जो आजकल अपन अलग अलग एप्स के माध्यम से देख ही रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों एम से मोबिलाइजेस लॉन्ग टर्म सेविंग्स और ओ से ऑपरेशनल एफिशिएंसी। बढ़ते हैं आगे। यहां पर एक खास बात, प्रोवाइड्स इक्विटी कैपिटल। लॉन्ग टर्म मार्केट है ना, लॉन्ग टर्म मार्केट होने की वजह से कैपिटल मार्केट अपने को मालिकाना हक देता है, शेयर्स खरीदवाता है, और यहां से हम दोस्तों इक्विटी के मालिक बनते हैं, इक्विटी कैपिटल अपने पास आ जाता है। और इसीलिए दोस्तों याद रखिए, कैपिटल मार्केट प्रोवाइड्स इक्विटी कैपिटल और शेयर कैपिटल टू एंटरप्रेन्योर्स व्हिच कुड बी यूज्ड टू परचेज असेट्स एज वेल एज फंड बिजनेस ऑपरेशन। अलग अलग ऑपरेशंस में ये काम आ सकता है। दोस्तों बात करें आगे, तो मॉप आईक्यू के अंदर आई से है इंटीग्रेशन और क्यू से है क्विक वैल्यूएशन। याद रखिए, इंटीग्रेशन यानी कंबाइन, जॉइनिंग, ग्रुपिंग। यहां पर ग्रुपिंग होती है, अलग अलग चीजों की ग्रुपिंग होती है। देखना जरा, मजेदार है एकदम। रियल और फाइनेंशियल सेक्टर का, इक्विटी और डेट, यानी यहां पर आपको मालिक भी है और आप कर्जा भी, इंस्ट्रूमेंट जो है शेयर्स भी खरीद सकते हो, डिवेंचर्स भी खरीद सकते हो। सरकारी सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर भी यहां पर खेलता है, यहां पर आता है। डोमेस्टिक सेक्टर और फॉरेन सेक्टर भी, एक्सटर्नल फैक्टर्स भी यहां पर आते हैं, फंड्स मिलते हैं। तो बेसिकली ये मार्केट जो है ये एकदम डायनामिक है, ये सबको साथ में लेकर चलता है। अलग अलग प्लेयर्स इसके अंदर हैं, लोकल भी और इंटरनेशनल भी, और इसीलिए सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों का इसमें समावेश भी होता है। तो ये इंटीग्रेशन का रोल भी निभाता है। और आखिर में क्यू से क्विक वैल्यूएशन। कैपिटल मार्केट में वैल्यूएशन एकदम क्विक है बॉस। आपका जो भी प्रॉब्लम है, आपका जो भी असेट है, उसका फेयर और क्विक वैल्यूएशन होता है, फटाफट वैल्यूएशन हो जाता है। यही खासियत है कैपिटल मार्केट की। उम्मीद करता हूं दोस्तों मॉप आईक्यू इस आसान से शॉर्ट कोड के जरिए आपको कैपिटल मार्केट भी एकदम इजीली समझ में आ गया होगा। मॉप आईक्यू में से बता दिया गया है, विथ मोबिलाइजेस लॉन्ग टर्म सेविंग्स, ओ से ऑपरेशनल एफिशिएंसी, पी से प्रोवाइड्स इक्विटी कैपिटल, और आईक्यू में इंटीग्रेशन और क्विक वैल्यूएशन। बढ़ते हैं दोस्तों आखिरी आंसर की ओर। इस वीडियो का आखिरी आंसर, पांचवा आंसर, प्रॉब्लम्स ऑफ कैपिटल मार्केट है। यहां पर मैं चेंज कर देता हूं, आप भी चेंज कर लीजिएगा। प्रॉब्लम्स ऑफ कैपिटल मार्केट। हमने दोस्तों रोल ऑफ मनी मार्केट देखा, प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल मनी मार्केट देखा, उसी तरह से अभी रोल ऑफ कैपिटल मार्केट और प्रॉब्लम्स ऑफ कैपिटल मार्केट। मैंने बोला ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, हाँ, एक अच्छा तो एक बुरा। तो इसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो है ही। कौन से प्रॉब्लम है? तो याद रखिए, FDIL, FDIL, FDIL याद रखना है। FDIL के जरिए आप सारे प्रॉब्लम्स को समझ सकते हैं जो कैपिटल मार्केट में आते हैं। कैपिटल मार्केट की प्रॉब्लम्स ये बहुत सीरियस इश्यूज हैं, क्योंकि इसकी वजह से देश की ग्रोथ और देश की प्रगति को भी झटका लग सकता है। इसमें सबसे पहले F से है फाइनेंशियल स्कैम्स। हमने तो पिक्चरें देख ली हैं, बहुत सारे घोटाले हुए हैं हमारे देश में और वो कैपिटल मार्केट से जुड़े हुए हैं। दोस्तों याद रखिए, कैपिटल मार्केट में फाइनेंशियल स्कैम्स लूप होल ढूंढकर ये स्कैमर्स करते हैं। हमने देखा है कि यार कई घोटाले 100 करोड़, हजारों करोड़ के हुए हैं, और इन घोटालों के अंदर आम नागरिक की सेविंग्स डूबी है। क्योंकि यार ये लॉन्ग टर्म सेविंग्स का इस्तेमाल करके तो इन्वेस्ट करते हैं ना, वही तो इसका काम है कैपिटल मार्केट का। तो जब स्कैम होता है, जब फ्रॉड होता है, तो यही सेविंग्स बेचारे आम आदमी की डूब जाती है, और इसी को कहते हैं फाइनेंशियल स्कैम्स। दोस्तों, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड्स हैव रिजल्टेड इन इररिपेरेबल लॉस फॉर द कैपिटल मार्केट। कई करोड़ों का लॉस, कई हजारों करोड़ के घोटाले। Besides this, it has also led to public distrust and loss of confidence among the individual investors। यानी बड़ी बात यह है कि लॉस तो होता है, स्कैम तो होता है, इससे कॉन्फिडेंस भी जाता है, भरोसा भी टूटता है, और कैपिटल मार्केट से कई बार भरोसा टूट चुका है। आज भी हम देखते हैं, शेयर मार्केट का नाम सुनते ही कई लोग जो है मना कर देते हैं कि नहीं नहीं, इसमें तो रिस्क है भाई, इसमें तो घोटाला हो जाता है, ये तो सब इलीगल हो रहा है। ऐसा डिस्ट्रस्ट और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल स्कैम्स, एंड दैट इज व्हाट इज अ प्रॉब्लम विद द कैपिटल मार्केट। दोस्तों इसके अलावा अगर बात करें तो देयर इज डिक्लाइन इन द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड एज वेल।
हमने ऑफ लेट देखा यही है कि यार कैपिटल मार्केट में अब वॉल्यूम ऑफ ट्रेड बहुत डिक्लाइन हो रहा है। ज्यादातर लोग जो फेमस स्टॉक एक्सचेंजेस हैं जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसके अंदर पसंद करते हैं इन्वेस्ट करना, इसके अंदर ट्रेड करते हैं। जो शेयर्स इन बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्टेड है ना, वहां पर हम ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन छोटे मोटे स्टॉक एक्सचेंज में, किसी अन्य राज्य के स्टॉक एक्सचेंज में हम डील नहीं करते, क्योंकि हमें लगता है कि यार कहीं लॉस ना हो जाए। रीजनल स्टॉक एक्सचेंजेस हैव विटनेस्ड अ शार्प डिक्लाइन इन द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड बिकॉज इन्वेस्टर्स प्रेफर टू ट्रेड इन सिक्योरिटीज लिस्टेड इन प्रीमियर स्टॉक एक्सचेंजेस ओनली। इसके अलावा दोस्तों मैं बात करूं इनसाइडर ट्रेडिंग, ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। ये फिल्मों में भी हमने देखा है, कई बार क्या होता है कि शेयर्स के प्राइजेस से रिलेटेड रिगिंग होती है, मैनिपुलेशन होता है प्राइजेस का। ये अंदर की खबरें इनसाइडर ट्रेडिंग के जरिए अपने ही खास लोगों को, अपने ही जान पहचान वालों को पहुंचा दी जाती है। इससे होता यह है कि कुछ लोग मिलकर बहुत सारे शेयर्स परचेज भी करते हैं और कुछ लोग मिलकर एक ही टाइम पे वो शेयर्स बेचते भी हैं, तो मार्केट में अननेसेसरी उतार चढ़ाव आता है। आम जनता को इसकी भनक नहीं होती, उनको लगता है अरे बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, खरीदो खरीदो खरीदो, वो खरीदते हैं, वैसे ही वो गिर जाता है। और ये आर्टिफिशियल तरीके से किया हुआ काम भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। दिस इज इनसाइडर ट्रेडिंग एंड इट इज इलीगल इन द कंट्री। लेकिन फिर भी ये इलीगल प्रैक्टिसेस से अफेक्ट होता है स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द कैपिटल मार्केट। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको एक और पॉइंट समझा होगा। FDIL के अंदर एक और आई यहां पर हमें दिखाई देता है, इनएडिक्वेट डेट इंस्ट्रूमेंट्स। देखिए कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स तो बहुत है, इक्विटी वाले इंस्ट्रूमेंट्स तो बहुत हैं, सारे लोग आप पूछिए किसी को भी, शेयर्स में तो डील करते होंगे, लेकिन डेट में डील करने वाले कम हैं। डिबेंचर्स खरीदा है, किसी ने ऐसा बोला कि आपको नहीं बोलते हैं, बहुत लोग शेयर्स ही खरीदते हैं। तो यार डेट इंस्ट्रूमेंट्स इनएडिक्वेट हैं। डेट इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूड बॉन्ड्स हैं, डिबेंचर्स हैं। देयर इज नॉट मच ट्रेडिंग इन डेट सिक्योरिटीज ड्यू टू नैरो इन्वेस्टर बेस, हाई कॉस्ट ऑफ इशुएंस, लैक ऑफ एक्सेसिबिलिटी टू स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये समझा होगा। आखिरी पॉइंट, लैक ऑफ इंफॉर्मेशनल एफिशिएंसी। यार जितनी होनी चाहिए उतनी जानकारी जो है प्राइजेस की, शेयर्स की, वो अवेलेबल नहीं है। यार इन्फो जितना दोगे, स्टॉक मार्केट इन इंडिया लैक्स इंफॉर्मेशनल एफिशिएंसी। जितना इन्फो दोगे उतना ज्यादा इन्फो से लोग परचेज करने के लिए प्रेरित हो पाएंगे। लेकिन अगर इंफॉर्मेशन ही नहीं होगा तो लोग उतना ईज फील नहीं करेंगे। दैट इज व्हाट यहां पर लैक कर रहा है। तो ये दोस्तों आज हमने चैप्टर नंबर 9 वन शॉट में कवर करने की कोशिश की है। 5 जड़ी बूटी आंसर है। पहला, फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दूसरा, रोल ऑफ मनी मार्केट। तीसरा, प्रॉब्लम ऑफ मनी मार्केट। फिर रोल ऑफ कैपिटल मार्केट। और पांचवा, प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल मार्केट। ये 5 आंसर करके है ना पूरा साफ कर सकते हो चैप्टर नंबर 9 को, 8 मार्क्स हासिल कर सकते हो। एक्सरसाइज इस 5 आंसर को पढ़ के जरूर टेक्स्ट बुक की सॉल्व करना। चैप्टर नंबर 9 की आपको बहुत आसानी होगी, आपको समझ में आ जाएगा कि ये 5 आंसर करके अपन दूसरे आंसर्स भी दे पाएंगे। दैट इज व्हाट विल गिव यू मच मोर कॉन्फिडेंस। उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। हम ऐसी ही वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। यहां तक देखा है तो लाइक करना बनता है, प्यार बरकरार रखिए। हम मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।